हाय, मेरा नाम शिव कुमार चौधरी है और मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ और मैं इस यूनिवर्सिटी में बीटेक सिविल फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो फाइनल ईयर में हमें एक मेजर प्रोजेक्ट करना होता है। तो मेजर प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक था 3D प्रिंटिंग हाउसेस फॉर रिमोट एरिया। तो मेरे ग्रुप में 5 मेंबर थे। हम लोग 5 मेंबर थे। अतुल कुमार यादव, अतुल यादव, कुलदीप यादव, सॉरी कुलदीप पटेल और मनीष यादव और शिव कुमार चौधरी, मैं खुद हूँ। तो हम लोगों ने अपने मेजर प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने टॉपिक चूज किया था 3D प्रिंटिंग हाउसेस फॉर रिमोट एरिया। तो और ये जो हमने जो प्रोजेक्ट किया है ये हमारे एचओडी सर हैं, मिस्टर कौशलेश कुमार शाह, इनके अंतर्गत ही हमने जो ये हमारा टॉपिक था ये को कवर किया है और इस टॉपिक पे हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि अगर 3D प्रिंटिंग हाउसेज को रिमोट एरिया के लिए अगर घर बनाने के लिए यूज किया जाए तो कितना इफेक्टिव हो सकता है। तो इस डिस्कशन को मैं बहुत ही शॉर्ट में रखूंगा, 10-15 मिनट और इससे ज़्यादा नहीं। तो देखते हैं फिर। तो इसमें हमने और जो मेरा मेजर प्रोजेक्ट था हम लोगों का, तो ये सारे जो है कंटेंट थे। इसमें इंट्रोडक्शन मैंने बताए हैं, ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके, लिटरेचर रिव्यू क्या है, डिजाइन मेथड्स कैसे डिजाइन करते हैं 3D प्रिंटिंग के द्वारा, मटेरियल क्या यूज होता है, टेस्टिंग कौन सी टेस्टिंग करते हैं, और ट्रेडिशनल मेथड और 3D प्रिंटिंग में हमने कंपैरिजन किया है, और फ्यूचर स्कोप क्या होगा ये भी हमने देखा है, और चैलेंजेस क्या हैं, और लास्ट में हम कंक्लूजन की बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि 3D प्रिंटिंग क्या होता है। तो 3D प्रिंटिंग में हम रोबोटिक 3D प्रिंटर के द्वारा हम 3 डायमेंशनल किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। और बनाने का प्रोसेस क्या होता है कि जो भी मटेरियल है, जैसे हमें हाउस बनाना है कंक्रीट का, तो कंक्रीट की लेयर बाय लेयर, एक लेयर एक दूसरे के ऊपर जो है बिल्डअप करते जाते हैं, और हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है मेन, वो बन के तैयार हो जाता है। ठीक है। तो ये जो 3D प्रिंटिंग हाउस है, तो ये मेनली किसे 3D प्रिंटिंग करने का जो भी मतलब तरीका है, या 3D प्रिंटिंग करने का जो है हमें आइडिया कहाँ से आया। तो ये जो है आया हमें पोटर वास्प जो है एक किट होता है, इसके इससे ही हमने इंस्पायर होके 3D प्रिंटिंग जो हम करते हैं वो हमें आइडिया आया। फिर हम बात करते हैं कि अगर हम 3D प्रिंटिंग का यूज करेंगे हाउस बनाने के लिए, तो क्या क्या जो है हमारे उद्देश्य हैं प्राप्त करने के लिए। तो 3D प्रिंटिंग को जब हम यूज करेंगे तो हमारा कास्ट रिडक्शन हो जाएगा, टाइम कम लगेगा, और इनफाइनाइट डिजाइन पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम डायरेक्ट कंप्यूटर में ही डिजाइन करके और सीधा जो है प्रिंटर की सहायता से बना सकते हैं जो भी हमारा डिजाइन है। फिर मटेरियल वेस्टेज कम होगा। फिर ह्यूमन मानव के द्वारा जो वर्कमैनशिप वहाँ पे काम करता है साइट पे, उसके द्वारा जो गलतियाँ होती हैं वो मिनिमाइज हम कर सकते हैं। और अगर हम 3D प्रिंटिंग का यूज करेंगे तो हमें जो है लेबर है वो कम लगेगी, और जो जो भी हाउसेज हैं वो बहुत ही कम टाइम में जल्दी बनाए जा सकते हैं। ये मेन ऑब्जेक्टिव है। फिर यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू हमने यहाँ पे देखा है, लिखा हुआ है। तो 2020 की स्टडी के अनुसार, ये जो भी ये ऑथर हैं इनके नाम यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, तो इनके अनुसार जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, इसमें 8.4% जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। ठीक है, 8.4%। और जो लेबर की कॉस्ट होती है वो 25%। जितना भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट आ रहा है उसका 25% जो है कॉस्ट लेबर की कॉस्ट में चला जाता है। फिर यहाँ पे 2021 की स्टडी है, इसके राइटर ये हैं। इनके अनुसार जो है 3D प्रिंटिंग जो कंस्ट्रक्शन है अभी जो है क्या है, लिमिटेड है, अभी उतना ज़्यादा जो है इतना ज़्यादा जो है पॉपुलर नहीं है, क्योंकि ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। तो इनके अनुसार अगर हम 3D प्रिंटिंग का यूज करें तो बहुत ही जल्दी एक्सेसिबल हाउस को बना सकते हैं, अफोर्डेबल होगा, कम खर्चे में बन जाएगा, और इमरजेंसी शेल्टर के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और नेचुरल डिजास्टर कहीं आ गया तो वहाँ पे हमें हाउसेज को बिल्डअप करना है, तो वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं इसको बनाने के लिए।
ठीक है। फिर यहाँ पे 2021 की स्टडी है, इनके ये राइटर हैं, तो इनके अनुसार जो है जो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो अभी डेवलपिंग स्टेज में है, ठीक है, अभी डेवलप हो रहा है। तो इसमें जो है सॉफ्टवेयर के द्वारा जो है आसानी से हम डिजाइन को बनाते हैं और प्रिंटर के द्वारा जो है हम आसानी से उसे प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। और जो 3D प्रिंटिंग कंक्रीट है वो बहुत ही कम एनर्जी कंज्यूम करती है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को आसानी से हम बना सकते हैं। फिर 2022 की स्टडी है, इनके राइटर ये हैं, तो इनके अनुसार जो है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को जो है हम ट्रेडिशनल जो कंक्रीट है इसको इसके इसके लिए हम यूज नहीं कर सकते, इसके लिए स्पेशल जो है मटेरियल हमें मॉडिफाई कंक्रीट बनाना पड़ता है ताकि वो प्रिंट हो सके और इसको हम वाइडली यूज कर सकते हैं, ठीक है, 3D प्रिंटिंग को हाउसेज को बनाने के लिए। तो ये हमारा लिटरेचर रिव्यू था। अब हम बात करते हैं मेथडोलॉजी की कि कि मेथड्स क्या हैं। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं कि 3D प्रिंटिंग से कैसे हम घर को बना सकते हैं, तो सिंपल 3 स्टेप में मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम घर बनाते हैं। तो पहले स्टेज में हम क्या करते हैं, फेज 1 में हमारे पास जो भी लैपटॉप कंप्यूटर है उसमें BIM बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग पे आधारित जो भी सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि माइक्रो स्टेशन है, रिवेट है, तो इसमें हम जो भी हमारा घर का डिजाइन चाहिए वो हम बना लेते हैं। बनाने के बाद से उसी सॉफ्टवेयर से हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं .stl और .step, ये दो कैटेगरी के फाइल फॉर्मेट हैं। इनमें से किसी में भी हम उस फाइल को जो भी हमारा डिजाइन है कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर कन्वर्ट करने के बाद हमारा जो अगला स्टेज होता है प्रिंटिंग स्ट्रेटेजी। तो जो हमने .stl और .step फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है उसको हम प्रिंटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्ट्रेटजी में हम यही देखते हैं कि जो घर हम बनाएंगे उसकी शुरुआत कैसे करेंगे और जो भी हमारा डिजाइन है उसको हम लेयरिंग करके और प्रिंटिंग की स्ट्रेटजी को हम बना लेते हैं। फिर सेकेंड फेज में हम क्या करते हैं, हमारा डिजाइन तैयार होने के बाद से जहाँ भी साइड पे कंस्ट्रक्शन करना है वहाँ फाउंडेशन बनाते हैं जो हमारा घर है उसके लिए भी और प्रिंटर को सेटअप करने के लिए भी। फिर प्रिंटर को साइड पे डिप्लॉय कर देते हैं। फिर डिप्लॉय करने के बाद से जो भी हमारा डिजाइन था उसको प्रिंटर की मदद से हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के बाद जो हमारा घर बन जाता है उसकी जो है क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग करने के बाद से क्वालिटी चेक करते हैं। फिर फेज 3 अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो हमारा हमने घर प्रिंट किया हुआ है, जो भी स्ट्रक्चर हमने प्रिंट किया हुआ है उनमें रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं और अगर कहीं उसमें गैप है तो वहाँ पे गैप को फिल करते हैं जिसको ग्राउटिंग कहते हैं और फिनिशिंग करते हैं। तो मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसे नॉर्मल कंक्रीट में हम रिइंफोर्समेंट का यूज करते हैं बार का, सरिया का, तो 3D प्रिंटिंग कंक्रीट में उस टाइप के सरिया और बार का यूज नहीं होता है। और फिनिशिंग कार्य में जैसे हम कोई भी हमारा स्ट्रक्चर होता है तो हम उसे प्लास्टर करते हैं, फिर पेंट करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे 3D प्रिंटिंग कोई स्ट्रक्चर है तो उसमें प्लास्टर वगैरह नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम उसकी कलरिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो नॉर्मल कंक्रीट है जिसका हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर बनाने में, इसको भी हम यूज नहीं करते। हम जो प्रिंटिंग हाउस प्रिंट करने के लिए जो हम कंक्रीट यूज करते हैं वो मॉडिफाई होती है ताकि वो आसानी से प्रिंट हो सके। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि कौन से प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप गैंट्री बेस्ड प्रिंटर और रोबोटिक आर्म प्रिंटर, ये दो टाइप के प्रिंटर होते हैं। इनको हम स्ट्रक्चर को बनाने के लिए करते हैं। गैंट्री बेस्ड प्रिंटर का जनरली यूज हाउस बनाने के लिए किया जाता है और रोबोटिक आर्म प्रिंटर का हम नॉर्मल छोटे ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए करते हैं। यहाँ पे मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीमेंट का यूज करेंगे और सीमेंट के अलावा सप्लीमेंट्री सीमेंटियस मटेरियल, मतलब इनमें भी बाइंडिंग का प्रॉपर्टी होगा सीमेंट की तरह ही। फिर एडमिक्सचर का यूज करेंगे और एग्रीगेट का यूज करेंगे। एडमिक्सचर जो है सीमेंट जो भी हमारा कंक्रीट है उसकी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर देते हैं। तो ये सारे जो है मटेरियल को हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सप्लीमेंट्री सीमेंटियस मटेरियल में हम देख सकते हैं कि फ्लाई एश को अगर हम यूज करेंगे, फ्लाई एश को हम यूज करते हैं तो उसकी फ्लोएबिलिटी को बढ़ा देता है, यानी कि आसानी से जो भी हमारा मटेरियल है वो फ्लो हो सकता है। सिलिका फ्यूम का यूज करते हैं तो जो भी हम प्रिंटेबल मटेरियल बना रहे हैं, कंक्रीट बना रहे हैं, उसकी विस्कोसिटी को बढ़ाता है।
लाइमस्टोन पाउडर जो है पैकिंग को बढ़ा देता है। जैसे कि जो भी मटेरियल को हम प्रिंट करेंगे तो उनके बीच में जो है वॉइड्स कम रहेगा, तो वॉइड्स कम रहेगा तो हमारा जो जो भी घर या स्ट्रक्चर बनाएंगे वो स्ट्रांग होगा। ठीक है। फिर विस्कोसिटी मॉडिफायर एडमिक्सचर को भी हम यूज करते हैं ताकि जो है ब्लीडिंग और सेग्रेशन जो है ना हो सके। और एडमिक्सचर के रूप में आप जानते हैं कि एक्सेलरेटर, रिटार्डर वगैरह का यूज करते हैं ताकि जो है सीमेंट की सेटिंग, जो कंक्रीट मटेरियल है उसकी सेटिंग टाइम को मॉडिफाई किया जा सके। और इसमें वाटर टू बाइंडर रेशियो को भी ध्यान में रखते हैं। जनरली इसमें वाटर टू बाइंडर रेशियो 0.28 से 0.33 के बीच होता है। और नॉर्मल जो हम कंक्रीटिंग करते हैं उनमें जो वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 टू 0.6 के बीच में होता है। तो ये ध्यान रखा जाता है क्योंकि जब हम प्रिंटिंग करते हैं तो वो साथ ही साथ जो है जितना कम वाटर रहेगा उतनी उसकी स्ट्रेंथ रहेगी और वो जो है प्रिंट हो सकेगा आसानी से। 3D प्रिंटिंग में हम जो है ये निम्न टाइप की प्रॉपर्टी हैं, इनका यूज करते हैं। इनको ध्यान में रख के ही जो मटेरियल होता है हमारा उसको बनाया जाता है ताकि जो है आसानी से क्या हो सके, वो बन सके। जो भी मटेरियल है हमारा आसानी से बन सके। ठीक है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं एक्सट्रूडेबिलिटी की, मतलब कि नोजल से जो कंक्रीट बाहर आती है उसको एक्सट्रूडेबल बोलते हैं। फिर बिल्डेबिलिटी की कि वो नोजल से आ रहा है तो अपने शेप में आ रहा है कि नहीं। फ्लोएबिलिटी का मतलब है कि जो भी कंक्रीट मटेरियल नोजल से बाहर आ रहा है वो कितनी आसानी से फ्लो हो रहा है। प्रिंटेबिलिटी का मतलब है कि एक्सट्रूडेबल एक्सट्रूडेबल और बिल्डेबल दोनों को कॉम्बिनेशन को ही पंप प्रिंटेबिलिटी बोलते हैं कि कितनी आसानी से निकल रहा है और कितनी आसानी से वो अपने शेप को बनाए हुए है। पंपेबिलिटी को भी ध्यान में रखते हैं ताकि जो मटेरियल है हमारा, जो जहाँ मिक्सर है, मिक्सर से कितनी आसानी से जो है हमारा जो प्रिंटिंग 3D प्रिंटर है उसके नोजल तक पहुंच रहा है। और साथ ही इसमें वर्केबिलिटी को ध्यान में रखते हैं कि कितनी आसानी से ट्रांसपोर्ट जो है हो रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इनको ध्यान में रखते हुए ही जो भी हम मटेरियल यूज करते हैं 3D प्रिंटिंग में उसको जो है बनाया जाता है। फिर मेथड की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्लो टेबल टेस्ट करते हैं, सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। इसके अलावा भी और भी सारे टेस्ट करते हैं 3D प्रिंटिंग मटेरियल के लिए। ठीक है। और ये जो टेस्ट होते हैं ये नॉर्मल कन्वेंशनल कंक्रीट के लिए जो टेस्ट होते हैं उससे मॉडिफाई होते हैं, ये अलग होते हैं। फिर अगर हम मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल मेथड में अगर हम डिजाइन करेंगे तो ये निम्न स्टेप होते हैं। जैसे कि टेक्निकल ड्राइंग बनाते हैं, मतलब कि कौन सा चीज़ कहाँ रहेगा, फिर उसको ऑटोकैड में डिजाइन करके फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं और कंस्ट्रक्शन करने के बाद से हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है तैयार हो जाता है। 3D प्रिंटिंग में हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट BIM बेस्ड पे जो भी सॉफ्टवेयर है जैसे कि माइक्रो स्टेशन, रिवेट है, उनके द्वारा जो है हम डिजाइन कर लिए अपना जो भी स्ट्रक्चर है। फिर 3D प्रिंटर में उस स्ट्रक्चर को प्रिंटेबल फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं और ट्रांसफर करने के बाद से प्रिंटर हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसको प्रिंट करके दे देता है। अगर हम कंप्रेहेंसिव कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड में नॉर्मल आप देखे ही होंगे कैसे बनाते हैं, और 3D प्रिंटिंग में लेयर बाय लेयर जो है कोई भी स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। ठीक है। मटेरियल जो कन्वेंशनल मटेरियल है वही यूज करते हैं और 3D प्रिंटिंग में जो मटेरियल होता है वो मॉडिफाई होता है। और इन्वायरमेंट की बात करें तो ये बैड इन्वायरमेंट फ्रेंडली कह सकते हैं क्योंकि जो है इसमें मटेरियल का वेस्टेज ज़्यादा होता है और इसको निपटान करना बहुत ही मुश्किल है। जबकि और 3D प्रिंटिंग में मटेरियल वेस्टेज बहुत ही कम होता है। ठीक है। मटेरियल यूटिलाइजेशन जो है इसमें बहुत ही कम है और ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। इसमें मटेरियल यूटिलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 95% तक। और स्ट्रेंथ की बात करें तो जो कन्वेंशनल कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ जो है अच्छी है, जबकि 3D प्रिंटिंग के द्वारा जो कोई हाउस बना रहे हैं तो उसकी जो है स्ट्रेंथ बहुत ही मतलब इसकी तुलना में क्या है, लो है। ठीक है। ये लंबे समय तक जो है घर चलेगा, इसकी लाइफ जो है ज़्यादा होती है। और कंस्ट्रक्शन साइकिल करें तो इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और 3D प्रिंटिंग के द्वारा हम जो है 24 घंटे में, 24 आवर में, विद इन 24 आवर एक घर को हम आसानी से बना लेते हैं। ठीक। कंस्ट्रक्शन स्केल, अभी जो ट्रेडिशनल मेथड है ये बहुत ही बड़े पैमाने पे यूज हो रहा है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और बहुत सारे हाई राइज बिल्डिंग को बनाने के लिए यूज करते हैं। 3D प्रिंटिंग अभी स्मॉल स्केल पे यूज हो रहा है क्योंकि अभी ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है
अभी इसके लिए मटेरियल के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, तो ये अभी स्मॉल स्केल पे यूज हो रहा है। ऑटोमेशन इसमें नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें हाईली वर्कर की रिक्वायरमेंट होती है, और इसको में ऑटोमेशन कर सकते हैं क्योंकि इसमें लेबर की रिक्वायरमेंट को हम बहुत ही मिनिमाइज कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और 3D प्रिंटिंग में एक्सीडेंट के चांसेस कम है क्योंकि यहाँ पे लेबर कम है, मशीनरी सारे कुछ कर रही है, तो कंप्यूटर के द्वारा जो एरर है वो बहुत ही मिनिमाइज किया जा सकता है। ह्यूमन एरर के चांसेस इसमें ज़्यादा हैं क्योंकि सारे वर्कर काम करते हैं, तो अगर कोई वर्कर अपना काम सही से नहीं करे तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। और यहाँ पे कम चांसेस है क्योंकि जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो रोबोट के द्वारा हो रहा है, प्रिंटर के द्वारा। डिजाइन पॉसिबिलिटी यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे डिजाइन तो बहुत ही सारा कई सारा कॉम्प्लेक्स डिजाइन कर सकते हैं, पर उसको साइट पे इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, जबकि यहाँ पे अनलिमिटेड डिजाइन पॉसिबिलिटी है और वो प्रिंटर के द्वारा जो है बिल्डअप होगा, तो आसानी से हम बिल्ड कर सकते हैं। अगर फार्म वर्क की बात करें तो ट्रेडिशनल मेथड में जो है फार्म वर्क रिक्वायर होता है, 3D प्रिंटिंग में कोई भी फार्म वर्क की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि जो है रोबोट सीधा ही जो भी स्ट्रक्चर है उसको बना देता है। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग नहीं है क्योंकि ये इसमें बहुत सारे जो है इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया जाता है, जबकि इसमें जो है आसानी से कर सकते हैं। सीधा जो है वर्कर की आवश्यकता कम होती है तो कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन की बात करें तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारा जो है मशीन चाहिए, फार्म वर्क चाहिए और लेबर चाहिए। और ये जो है सिंपल है और सेफ है। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रिंटिंग हम करते हैं वो डायरेक्ट जो है लैपटॉप से कंप्यूटर से ऑपरेट होता है। ठीक है, एम्प्लॉय की बात करें तो इसमें ज़्यादा मजदूर चाहिए, ज़्यादा लेबर चाहिए, इसमें जो है बहुत ही कम चाहिए। अगर शॉर्टेज की बात करें तो क्या होता है कि जब कभी अ, फसलों के सीजन कटने के दिन आते हैं तो लेबर अपने गांव चले जाते हैं, तो यहाँ पे लेबर की शॉर्टेज हो जाती है, जबकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि इसमें मिनिमम लेबर रिक्वायरमेंट है, तो चाहे लेबर चले जाएं तो भी जो है मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक ग्राफ देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड और 3D प्रिंटिंग के बीच में ग्राफ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल मेथड है उसका जो ग्राफ है यहाँ पे जाके हॉरिजेंटल हो जा रहा है, मतलब कि एक काम दूसरे के ऊपर जो है डिपेंड कर रहा है, उसके कारण यहाँ पे लेट हो रहा है। ठीक है, टाइम ऑफ कंप्लीशन यहाँ पे है तो लेट हो रहा है, जैसे एक अगला काम हुआ फिर जो है थोड़ा सा किसी कारणवश लेट होता है, फिर जो है ऐसे होता है, जबकि 3D प्रिंटिंग में प्रिंटर जो है एकदम निरंतर चलता रहता है और वो अपना जो काम है वो प्रिंट करके दे देता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर आपको बताएं तो 125 मीटर स्क्वायर की बिल्डिंग जो है ऑस्ट्रिया में बनी हुई है, वो 45 घंटे में जो है 125 मीटर स्क्वायर का जो ऑफिस है वो आराम से बन के तैयार हो गया है, जबकि 1 BHK 450 इंटू 540 स्क्वायर फीट का अगर हमें कोई हाउस बनाना है तो उसको जो है 3 मंथ लग जाते हैं। अगर नॉर्मल हम बात करें तो घर में जो गांव में जो या कहीं पे भी अगर सिंगल एक होम बनाना हो, घर बनाना हो, तो उसको बनाने में जो है करीब करीब 15 दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो ये है सारी चीज़ें। फिर अगर एडवांटेज की बात करें तो 3D प्रिंटिंग का अगर हम यूज करेंगे तो इसमें क्या है, एडवांटेज क्या है, इसके डिजाइन कैपेबिलिटी एंड वर्सटाइल है, 3D प्रिंटिंग बहुत ही वर्सटाइल है। ठीक है, फिर कास्ट को हम कम कर सकते हैं, टाइम कम लगेगा, इसमें इनफाइनाइट डिजाइन पॉसिबिलिटी है, मटेरियल वेस्टेज को कम कर सकते हैं, ह्यूमन एरर कम कर सकते हैं, लेबर रिक्वायरमेंट को कम कर देते हैं, यहाँ पे सेफ्टी बढ़ जाती है, जब लेबर कम है तो सेफ्टी ज़्यादा ही होगी, और काम जो है मशीन कर रहा है तो सेफ्टी ज़्यादा ही होगी। फिर यहाँ पे बिल्डिंग का वेट कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो कंक्रीट हम यूज कर सकते हैं, अगर उसकी जो कंक्रीट की यूनिट वेट कम है तो बिल्डिंग के वेट को हम कम कम कर देते हैं, यहाँ पे कम हो जाती है। फिर यहाँ पे इंटरनल टेम्परेचर को भी यूज करते हैं क्योंकि अगर हमें मोटी दीवार बनानी हो तो 2 लेयर में हम उसको प्रिंट कर लेते हैं, और बीच में जो ये गैप है इसमें हम इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज करके और टेम्परेचर को हम मेंटेन कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे मटेरियल 3D प्रिंटेबल मटेरियल जो है लिमिटेड है, उसको जो जो भी मटेरियल है उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी कंसर्न है, मतलब कि अभी जो है इतना पॉपुलर नहीं है, तो जो स्ट्रक्चर है उनमें उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती। फिर ये हाई राइज बिल्डिंग बनाने के लिए अभी जो है सुटेबल नहीं है क्योंकि अभी ये डेवलपिंग स्टेज में है, और आगे आने वाले ज़माने में ज़रूर हो सकता है। फिर यहाँ पे इन्वायरमेंटल बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल है। फिर यहाँ पे
बिल्डिंग का साइज जो है रिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि जो 3D प्रिंटर हम यूज करेंगे उसका साइज जितना होगा उसी के अंदर जो है हमारा जो बिल्डिंग होगी वो बिल्ड होगी। तो यहाँ पे बिल्डिंग का साइज जो है वो अभी रिस्ट्रिक्ट है। आगे आने वाले समय में जैसे जैसे पॉपुलर होता जाएगा वैसे वैसे जो 3D प्रिंटिंग की साइज है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। फ्यूचर में इसके स्कोप क्या है, तो ये क्या है, स्केलेबल है, मतलब कि अ, आसानी से बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है घर घर को बनाया जा सकता है, कम 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 टाइम में रैपिड रैपिड तरीके से बना सकते हैं हम इसको इसके जरिए कोई भी घर। और अ, यहाँ पे डिजिटलाइजेशन कर सकते हैं। आगे आने वाले ज़माने में एआई का यूज करके जो है हम बिना ह्यूमन के भी कर सकते हैं यहाँ पे। फिर ये फ्लेक्सिबल है और कस्टमाइज्ड डिजाइन भी हम कर सकते हैं, अपने अनुसार जो है डिजाइन को चेंज करके बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आगे एआई वगैरह का ज़्यादा ही यूज हो सकता है। फिर यहाँ पे मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फ्यूचर होगा हमारा, क्योंकि आगे जो भी टेक्नोलॉजी आएगी वो ज़्यादातर इंटरनेट और कंप्यूटर से संबंधित होगी, तो ये ज़्यादा इसका स्कोप लग रहा है, ठीक है। चैलेंजेस क्या है इसमें, तो वही प्रिंटिंग मटेरियल का चैलेंजेस है, ठीक है यहाँ पे। और अगर कोई यहाँ पे कंप्यूटर में खराबी आ जाती है, प्रिंटर में खराबी हो जाती है, तो वहाँ पे जो मटेरियल है हमारा वो वेस्टेज हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही जल्दी हार्ड हो जाएगा, डिले हो सकते हैं यहाँ पे। फिर स्पेशल यहाँ पे मिक्सर की आवश्यकता होगी, ठीक है, ताकि वो मटेरियल को इतना अच्छा बना सके कि मटेरियल जो है प्रिंट हो सके यहाँ पे। और चैलेंजेस हैं अभी 3D प्रिंटेड को स्केलेबल बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ये सारी जो है, और जो भी हमारा कंप्यूटर लैपटॉप चल रहा है वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ होता है, और हम जो है कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं या कोई भी डिजाइन बना रहे हैं, तो आगे आने वाले टाइम में जो है साइबर सिक्योरिटी का भी खतरा है, क्योंकि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या जो भी डिजाइन है वो चोरी हो सकता है, या जो भी 3D प्रिंटिंग के जरिए कोई भी सीक्रेट चीज बनाई जा रही है तो उसके लिए साइबर सिक्योरिटी का खतरा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं कंक्लूजन की बात करते हैं, तो कंक्लूजन में यही है, हमने इतना कंपेरिजन किया तो देख सकते हैं कि जो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा जो है कितनी आसानी से सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर मैं मेंशन करूँ यहाँ पे, तो मैंने कई सारे आर्टिकल पढ़े थे, इसमें रिसर्च पेपर पढ़े थे, रिव्यू पेपर पढ़े थे, तो उसमें जो ट्रेडिशनल मेथड से जो भी हम बिल्डिंग बनाते हैं, और अगर हम 3D प्रिंटिंग का यूज करके उतना ही साइज का अगर हम बिल्डिंग बनाएं, तो उसकी कास्ट को 40% से लेके 50% तक हम जो है रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज है, एक तो 50% तक जो है हम कास्ट की कटिंग कर सकते हैं। दूसरा चीज ये है कि टाइम, मेन आज के ज़माने में क्या है, टाइम है। तो अगर कोई बिल्डिंग जो है 15 दिन में बन रही है, तो हम 3D प्रिंटर का यूज करके केवल 24 आवर के अंदर ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम इज मनी होता है। तो एक तो डायरेक्ट कॉस्ट, हमें डायरेक्ट कॉस्ट कटिंग हो रहा है, और दूसरा जो है टाइम टाइम भी मनी होता है, तो ये भी जो है बहुत ही कटिंग हो रहा है 90% तक। तो यहाँ पे ये फायदा है, ठीक है। और ये हमने फाइनल मॉडल बनाया हुआ था 3D प्रिंटिंग का यहाँ पे। तो बस इतना ही था। अब इसके बाद जो है मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि जब हम लोग मॉडल बना रहे थे, तो उस टाइम पे हमने कैसे कैसे मॉडल को तैयार किया था, उसका मेरे पास इमेज है। मैं वो थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो लगभग आधे घंटे का ही हो जाएगा वीडियो। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हम जब मॉडल बना रहे थे उस टाइम की ये इमेजेस हैं। हम लोग 5 मेंबर थे। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, और ये मनीष मनीष भाई है, मनीष यादव, और ये अतुल कुमार यादव, और ये अतुल यादव, और ये कुलदीप पटेल। तो हम लोग 5 मेंबर की टीम थी, हमने साथ में काम किया और मॉडल बनाया, बहुत ही मजा आया। हमने 3D प्रिंटिंग के बारे में पढ़ा भी। तो ये हैं सारी चीज़ें। यहाँ पे हम मॉडल बना रहे हैं, ये जो हम बना रहे हैं जहाँ पे, ये हमारा जो है स्ट्रक्चर का लैब था। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्य कर रहे हैं हम लोग। ये मॉडल ऐसा था। तो हमने इसको मॉडल को बनाने के लिए हमने थर्माकोल का यूज किया हुआ था। और ये जो ग्रीन मैट है, ग्रीन मैट के बाद से हमने बेस को बनाने के लिए प्लाईवुड का यूज किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लाईवुड लगा हुआ है।
और क्योंकि ये रिमोट एरिया के लिए हमारा था, तो रिमोट एरिया के लिए हमने सोलर पैनल का भी यूज़ किया था, ताकि जो है इलेक्ट्रिसिटी आसानी से प्रोवाइड की जा सके। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ अलग तरीके का लग रहा हुआ है। पूरा सरफेस इसका प्लेन नहीं है, तो इसके लिए हमने धागे को इसके सरफेस पे लपेटा हुआ है, ताकि जो है लगे कि नहीं, ये जो हमने बनाया हुआ है ये 3D प्रिंटिंग हाउसेज ही है। ज़्यादा अच्छा फील देने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये हमने किया था। ये स्ट्रक्चर का लैब है। ये जो बना हुआ है ये हमने बनाया था अपने थर्ड ईयर में, ताकि देख सकें कि जो कॉलम बेस में जो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने शुरुआती स्टेज में घर को बनाया था, और ये जो धागे हैं, धागे को लेयर बाय लेयर फेविकोल से चिपका के हमने इसके सरफेस पे चिपकाया हुआ था। ये कुछ वीडियो हैं। उस टाइम पे हम अपना जो रिपोर्ट है वो भी बना रहे थे, और साथ ही जो है हम अपना मॉडल भी बना रहे थे। ये सारा काम जो है हम अपने यूनिवर्सिटी के जो लैब है उसमें ही सर ने हमको दे दिया था कमरा, वही लैब वाली। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मशीनें हैं, ये एब्रेशन टेस्ट के लिए जो लॉस एंजल मशीन है वो है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी में सारी की सारी जो है मशीनें आ गई हैं, और टेस्ट करने के लिए सारी मशीनें हैं, तो इनका ही हम लोग यूज करते थे टेस्टिंग करने के लिए। ये मॉडल बना रहे हैं अतुल भाई, और कुलदीप कुलदीप भाई भी कुछ चिपका रहे हैं लग रहा है। शुरुआत में हमारा मॉडल कुछ ऐसा था। ये जब हम बेस तैयार कर रहे थे, तो ये हमने पतली सी प्लाईवुड खरीद रखी थी। इसके ऊपर जो है मोटा सा थर्माकोल को हम चिपका रहे हैं, ताकि बेस को हम लोग बढ़िया बना सके, तभी हमारी बिल्डिंग जो है खड़ी हो पाएगी। तो ये काम हो रहा है, और मेरा फोटो इसमें ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही रिकॉर्ड करता था, फोटो खींचता था, तो इस वजह से मेरा खाली सेल्फी कहीं कहीं मिलेगा। तो ये ऐसा ही कुछ तरीके से हमने बनाया था। ठीक है। और इसमें जो है इतना कबाड़ इस वजह से फैला हुआ है, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी में ना बहुत जितने भी सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे सॉइल मैकेनिक्स का हो गया, कंक्रीट का हो गया, और कंक्रीट के अलावा सर्वे का हो गया, तो वो सारे के सारे जितने भी सारे इंस्ट्रूमेंट या प्रैक्टिकल करने के लिए जो भी मशीनें चाहिए होती हैं, स्ट्रक्चर के हो गए सारे के सारे, तो वो सारी की सारी आ रखी थी और सेटअप हो रही थी। तो इस कारण से जो है बहुत सारा उसका जो गत्ता था, वो सारे हर हर रूम में, जो भी रूम खाली पड़ा था उसमें रखी हुई थी। तो उसमें सारा का सारा जो है फैला हुआ था, इस वजह से यहाँ पे गंदगी आपको ज़्यादा दिखेगी। तो हम लोग वहीं साफ सफाई करके बैठ के जो है बना रहे थे, तो इसी वजह से। ठीक है। तो बस इसके बाद से मैं यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगा अपने सर के बारे में, क्योंकि सर ने हमें बहुत ही ज़्यादा जो है सपोर्ट किया था। तो मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ में जो है, और ये स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, तो मैं इसको बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा। और अपने एचओडी सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि इनके अंडर ही हमने अपना प्रोजेक्ट किया था। और सर ने भी हमें हमेशा सेकेंड ईयर से लेके पूरा फोर्थ ईयर तक जो है, हम लोग लेटरल एंट्री से आए हुए थे, तो सर ने हमें हमेशा सपोर्ट किया, और हमेशा जो है मोटिवेट करते रहे, और बोलते रहे कि आप लोग कंपटीशन की तैयारी करिए। इनकी बदौलत ही हमने सर से मोटिवेट होके, और सर के गाइडेंस में ही हमने एसएससी क्लियर किया हुआ था। मैंने क्लियर किया था, और अतुल भाई ने क्लियर किया हुआ था। और हम लोगों ने गेट भी क्वालिफाई किया है। अतुल भाई ने गेट क्वालिफाई किया हुआ है। इनकी जो है रैंक 1300 के अबाउट है, और जो मेरी रैंक है वो 9200 के अबाउट है। तो हम दोनों लोग ने ही गेट भी क्वालिफाई कर लिया था, और एसएससी भी क्वालिफाई किया था। एसएससी में अतुल का सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि जो है इसको बीआरओ मिलता अगर, पर ये डिप्लोमा के बाद से 2 साल की ट्रेनिंग बीआरओ में मांगते हैं, तो वहाँ पे 2 साल जो है कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है। और मेरा जो है नहीं हो पाया, क्योंकि मैं 2 बार से फेल हो रहा हूँ एसएससी में। पहली बार तो मैंने बीआरओ के लिए अप्लाई ही नहीं किया, क्योंकि 320 नंबर थे मेरे पहली बार, तो मुझे लगा कि जो है मिल जाएगा सीपीडब्ल्यूडी, तो मैंने भरा ही नहीं। और दूसरी बार जो है मेरी तबीयत खराब हो गई, तो मैं सीपीडब्ल्यूडी की जो कट ऑफ थी उससे 0.15 मार्क कम रहने के कारण जो है मैं बाहर हो गया। तो यही सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा मैं अपने अवस्थी सर को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा, और साथ ही आस्था मैम को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत ही
अच्छे तरीके से गाइड किया था। और साथ ही कौशले सर का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, इन्होंने हमेशा छूट दी कि आप लैब में जाइए, टेस्टिंग करिए, आप जो मर्जी वो करिए, टेस्ट करिए, पर अ, जो भी सामान है वो अच्छे से मतलब सुरक्षित रखिए और अपना ही समझ के टेस्टिंग वगैरह करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि हाँ, केएमसीएलयू में जो है एडमिशन ले सकता है। और यहाँ पे जो भी प्रैक्टिकल के लिए जो भी सामान्य मशीनें चाहिए वो सारी की सारी अवेलेबल हैं, और सर भी बहुत ही कोऑपरेटिव है, और हमेशा जो है कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जो है हेल्पफुल रहते हैं और हमेशा जो है सपोर्ट करते हैं। तो इसी के साथ ही मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।